और बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? मज़े में? तो चलिए, फर्स्ट लेक्चर के बाद आज हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर बहुत ही बेसिक था और उसमें भी हम लोगों ने कुछ सीखा ही, जैसे कि सॉलिड किसको कहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस को डिफ्रेंशिएट करना सीख गए, और तो और हमने सॉलिड को डिफाइन भी कर लिया। इवन कि हमने पिछले लेक्चर में ये भी समझा कि सॉलिड दो तरह के होते हैं। इनफैक्ट सॉलिड को दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो दो सॉलिड्स को, एक क्रिस्टलाइन, दूसरा अमोर्फस। तो हमने देखा कि अमोर्फस सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड से किस तरह डिफर है। कुछ खास नहीं, रीजन सिर्फ एक ही है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है सॉलिड का नेचर। अरेंजमेंट अगर रेगुलर लॉन्ग रेंज तक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर शॉर्ट रेंज रेगुलर अरेंजमेंट या इरेगुलर अरेंजमेंट तो अमोर्फस सॉलिड। सिर्फ इतनी सी, मतलब सिर्फ अरेंजमेंट के कारण दोनों के प्रॉपर्टीज में कितना डिफरेंस हो गया जो हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमको यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। अमोर्फस सॉलिड के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखिए स्टार्ट कहाँ से किए थे हम लोग ने, मैटर से स्टार्ट किया था। मैटर के बाद सॉलिड को पढ़ा, सॉलिड के बाद अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पे कंसंट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि हमको अपने सिलेबस में, कोर्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। तो आइए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स and its and their classification on the basis of interaction। कल हमने समझा था इंटरैक्शंस के बारे में, समझा था ना, इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन, इंटर पार्टिकल्स फोर्स, जिसको कि हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के केस में, एटम्स के केस में इंटर एटॉमिक, और आयंस के केस में इंटर आयोनिक। तो देखिए अब हमको कंसंट्रेट करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, और क्रिस्टलाइन सॉलिड पे जब कंसंट्रेट कर रहे हैं तो हम लोग अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में समझेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, इंटरेक्शन, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं, 4 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसको हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, 4 टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, इंटरेक्शन। तो साफ है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भाई इंटरेक्शन वाली बात होगी, बॉन्डिंग वाली बात होगी। तो एग्जैक्टली आप सही हैं। और हम लोग इसको 4 भाग में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसमें पहला हम लोग लिखते हैं मेटालिक सॉलिड। ठीक है, पहला पार्ट हमने मान लिया मेटालिक सॉलिड। इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, एटॉमिक सॉलिड। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड का लीजिए या एटॉमिक सॉलिड का लीजिए। दूसरा इसका दूसरा हो गया, पहला मेटालिक सॉलिड, दूसरा हो गया कोवैलेंट सॉलिड। देखिए कोवैलेंट सॉलिड को बहुत जगह नेटवर्क सॉलिड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग दोनों को लिख लेते हैं, नेटवर्क सॉलिड। इसके बाद तीसरा हो गया क्या, तीसरा हो गया आयोनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड का भी एक और नाम हो सकता है, आपको याद होगा बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, और लास्ट 4th वन, इसका क्या नाम होगा,
तो देखिए मेटालिक, कोवैलेंट, आयनिक हो गया, तो एक ही बचता है और वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखिए फिर से हम लोग समझते हैं इस बात को ध्यान से। अब देखिए यहाँ से हम लोग को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आ जाइए बोर्ड पे आ जाइए और समझते हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट किए थे मैटर से, मैटर के बाद आगे सॉलिड, सॉलिड के बाद आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। मींस हम लोग कंसंट्रेट हो रहे हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे कंसंट्रेट हो गए। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम जानेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानना स्टार्ट किए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह का होता है? तो हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह का होता है। कैसे हमने इसको डिस्टिंग्विश किया, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तो हमने इनको इंटरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो इंटरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया और हम लोगों ने बताया कि 4 तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कौन कौन? तो पहला मेटालिक सॉलिड, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा आयोनिक सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो 1 बाय 1 करके सारे सॉलिड्स को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि आखिर मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या डिफरेंस है कि हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो चलिए इसको समझने के लिए पहले तो इसको रब करना होगा। तो पिछला लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था वो कैसा रहा? क्या आग लगाने लायक है? कहने का मतलब कि क्या लगा कि कुछ गर्दा गर्दा टाइप है? हाँ, बात ऐसी है कि पहला लेक्चर जो है वो एकदम से बेसिक है, तो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंफॉर्मेशंस उसमें ऐसे हैं जो गर्दा मचाने लायक है, जो आग लगाने लायक है सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है कहानी और पहला लेक्चर कुछ लंबा था, नहीं कोई बात नहीं, उतना लंबा अब नहीं होगा, थोड़ा छोटा रहेगा। लेकिन देखिए सिलेबस कंप्लीट करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कम टाइम में सिलेबस, लंबा चौड़ा सिलेबस और डिटेल्स में पढ़ना है। कोई ट्रिक व्रिक तो बताना नहीं है हमको, कैसा ट्रिक बता दिया हो गया कहानी खत्म, नहीं। पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, उस लेवल तक का पढ़ेंगे कि आईआईटी एडवांस भी नहीं छूटे, अगर ठीक से पढ़े तो। चले तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने अभी देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो चलिए पहला क्या था? हम लोगों ने पहला जो मेटालिक सॉलिड बताया, या इसका एक और नाम मैंने आपको बताया, क्या बताया था? एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि मेटालिक सॉलिड बनता कैसे है। तो मेटालिक सॉलिड जो है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखिए यहाँ यहीं पे लिखते हैं मेटालिक सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड्स का पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है ना ये बात कि कोई भी सॉलिड, अभी तो आप समझ गया है कि कोई भी सॉलिड्स पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो एटॉमिक सॉलिड्स या मेटालिक सॉलिड्स के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? तो बट ऑब्वियस है, साफ लिखा हुआ है एटॉमिक सॉलिड्स, तो इसके लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे एटम्स होंगे, एटम्स, ठीक है। लेकिन किसके एटम्स? तो लिख लीजिएगा ध्यान से, एटम्स ऑफ मेटल, मेटल के एटम्स होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं इसमें हम लोग कि देखिए ये तो पता चल गया कि पार्टिकल्स जो हैं वो मेटल के एटम्स हैं, लेकिन उनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? तो दूसरा हमारा पॉइंट होता है फोर्स, जिसको कि हम लोग लिखते हैं इंटर पार्टिकल, थोड़ा स्पेस दे दीजिए, इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा लगेगा, क्या होगा इस केस में? तो इंटर पार्टिकल फोर्स, देखिए ये मेटालिक सॉलिड है तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो मेटालिक बॉन्ड के कारण लगता है। तो किसके कारण लगेगा? मेटालिक बॉन्ड के कारण। मेटल्स में आपको पता है मेटालिक बॉन्ड होते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसको मेटालिक बॉन्ड को यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा।
ऐसे तो जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस दिखे हैं उसमें जो बताया गया है मेटालिक फोर्स के बारे में, मेटालिक बॉन्ड के बारे में, वो 100% ट्रू नहीं है, बट फिर भी चलिए ट्रू है। तो देखिए हम लोग इसको समझते हैं, चलिए इधर समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मेटालिक बॉन्ड के बारे में, मेटालिक बॉन्ड, देखिए मेटालिक बॉन्ड को दो थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया था। पहला जो थ्योरी था वो था सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या इसको कहते थे, या ऐसे इसको लिख लीजिए कि सी इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते थे। तो देखिए मेटालिक बॉन्ड को दो मॉडल्स, दो थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया था। पहला था सी इलेक्ट्रॉन मॉडल। सी इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या था, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे काम का जितना है हम उतना ही समझेंगे। यहाँ पे हमको ये नहीं प्रूव करना है कि हम कितने विद्वान हैं, यहाँ पे है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आपके पास कंसेप्ट भी हो, ठीक है। तो चलिए उतना ही हम लोग समझेंगे। तो सी इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्या था कि पॉजिटिव चार्ज थे, प्लस था, भाई लिखा जा, क्या हो रहा है भाई, प्लस चार्ज थे, समझ लीजिए प्लस था, कटायन था, और इस कटायन को बहुत कम प्लस था, बहुत कम कटायन था, और इस कटायन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सराउंड किए हुए थे। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 4 5, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ बहुत कम क्या थे, कटायन थे। मतलब प्लस चार्ज, ऐसे समझिए प्लस और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सीधे सीधे प्लस और इलेक्ट्रॉन थे। एक्चुअली ये जो सी इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसमें प्लस चार्ज वाले पार्ट को कर्नल कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन, देखिए सी इलेक्ट्रॉन मॉडल इसलिए कहा गया है कि देखिए लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का बाढ़ है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, और उस समुद्र में ये प्लस प्लस 2 4 प्लस के दाने हैं। मतलब कि कर्नल्स किसमें है, तो इलेक्ट्रॉन के सी में, तो इसीलिए इसको सी इलेक्ट्रॉन मॉडल कहा गया। मतलब कहने का सीधा मतलब है कि मेटालिक बॉन्ड जो होता है, मेटालिक सॉलिड जो होते हैं, उसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है, कर्नल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होते हैं। डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है, इलेक्ट्रॉन का समुंदर है और उसमें कहीं कहीं कर्नल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर पे, इस तरह के मॉडल पे, सी इलेक्ट्रॉन मॉडल पे बहुत सारे लेक्चर्स इनको डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मॉडल उतना इफेक्टिव नहीं था। इसका 2-3 रीजन है। एक तो क्वांटम थ्योरी के पहले का मॉडल है। अब आप समझ लीजिए क्वांटम थ्योरी वैलिड ही नहीं है। तो दूसरा क्या, दूसरा जो थ्योरी था मेटालिक सॉलिड को एक्सप्लेन करने के लिए, मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, वो था द बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी। और ये जो द बैंड थ्योरी था या द बैंड मॉडल कहा जाता है, जनरली द बैंड मॉडल ही लिखते हैं, द बैंड मॉडल ही लिख देते हैं क्योंकि ऊपर भी मॉडल ही लिखे हैं। तो द बैंड मॉडल, हाँ ये जो बैंड मॉडल था ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अच्छे तरह से मेटालिक बॉन्ड को, मेटालिक सॉलिड को एक्सप्लेन किया गया है। और ये इस चैप्टर में पढ़ना भी है। जब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर की बात करेंगे मेटल्स में, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये हमको इस टॉपिक में, इस सॉलिड स्टेट में पढ़ना है, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो अभी आप समझ गए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ मेटालिक बॉन्ड इस तरह का है। इसके बेसिस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सी इलेक्ट्रॉन मॉडल पे, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा, अब देखिए पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको मिल गया, दूसरा इंटर पार्टिकल फोर्स मिल गया। तो आपको दिख गया कि इस तरह का कुछ बॉन्डिंग है जो मेटल्स के अंदर है, मेटालिक सॉलिड के अंदर कुछ इस तरह का बॉन्डिंग है, बीच में कर्नल्स हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इसको समझ गया ऐसा। चलिए अब तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरे फैक्टर किस पे बात करेंगे हम लोग, तो बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की।
ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, ये साइड में रखे रहेंगे हम लोग, अभी इसको आप साइड में रखे रहिएगा, स्टार मार देते हैं क्योंकि समझेंगे अभी थोड़ा सा बहुत इस पे भी कुछ। तो चलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो जनरली आपको पता भी होगा, ऐसे लिख लेते हैं, जेनरली क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटेलिक बॉन्ड में, मेटेलिक सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। चलिए तीसरा के बाद चौथा क्या डिफरेंशिएट करेंगे, चौथा क्या किस प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसके कारण कि हम इसको रखे हुए हैं, उसको कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब क्या है, मतलब कहने का सिर्फ ये है कि क्या मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं, या थोड़े कंडक्टर होते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए एक्चुअली इसीलिए मैंने इस मॉडल को यहाँ पे रखे हुए था अभी, सी इलेक्ट्रॉन मॉडल। देखिए अब आप खुद बताइए, आप पढ़े हैं, आप जानते हैं अब तक तो 9th 10th हर जगह पढ़े हैं कि मेटल्स कंडक्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब गुड कंडक्टर है ना। क्यों भाई गुड कंडक्टर क्यों है, तो साफ दिख रहा है कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एकदम से फ्री है तो कंडक्टर है, कंडक्टर का काम करेगा। तो इस मॉडल पे हम लोग इस मॉडल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो होता है वो वेरी गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है ना, फटाफट इसको नोट कीजिए। तो इसको मिटा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब हम लोग अभी सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। उसमें से फर्स्ट पार्ट था मेटालिक सॉलिड, और मेटालिक सॉलिड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेटालिक सॉलिड का दूसरा नाम क्या था, सॉरी क्या है, मेटालिक सॉलिड का दूसरा नाम एटॉमिक सॉलिड भी है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आ जाइए। हम लोग को जगह चाहिए तो इसको हमने इरेज कर दिया। तो बच्चों आप लोग जब भी देख रहे हैं आराम से बैठे हुए हैं ना भाई। देखिए आज का वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, बट फिर भी पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कंडक्टेंस वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। कंडक्टर तो हमने क्या कहा, गुड कंडक्टर, यहां से दिख भी रहा है कि गुड कंडक्टर होगा। लेकिन अब हम ये पूछ रहे हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चन मेरा भी है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो मेटल्स हैं इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो देखिए समझते हैं यहीं से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ गया, तो थर्मल एनर्जी बढ़ गया तो फास्ट मूव करेंगे। तो कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज देन कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन देखिए कितना तक टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो अब यहाँ आकर के हम लोग एक्सप्लेन इसको इस थ्योरी से उतना आसानी से नहीं करेंगे, लेकिन है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे देन कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से समझ लेते हैं, मेटालिक सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी कंडक्टिविटी तो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन एक लिमिट है टेम्परेचर का, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड मॉडल हम लोग इन चीज़ों को फिर से समझेंगे। वो चैप्टर के लास्ट में हम लोग यहाँ से निकल के जब चैप्टर के लास्ट में जाएंगे मेटालिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनकी अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो ये इनका अगला प्रॉपर्टी क्या हुआ भाई, चल जा, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं चलाएंगे।
इंक विंक लगता है कि कम हो गया है। चलिए अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, नहीं चलेगा, गुस्सा आ गया है भाई, कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया है तो चलो इससे काम चलाते हैं। अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये जो मेटालिक सॉलिड होते हैं ना, ये हार्ड होते हैं, पता ही है, इसमें कौन सा बड़ी बात आप सर बता रहे हैं, कोई बात नहीं है। और क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, वेरी गुड, एंड डक्टाइल भी होते हैं, डक्टाइल। ठीक है, 9th 10th 11th सब में पढ़े हुए हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको पीट पीट के चादर टाइप का पतला थिन शीट बनाया जा सके, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसका लंबा करके वायर वायर बनाया जा सके। तो आप कह सकते हैं कि मैलिएबल के लिए हम गोल्ड को कह सकते हैं कि गोल्ड होता है, और डक्टाइल के लिए हम कॉपर का वायर वायर दिखते हैं ना, तो कॉपर को कह सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स, किस तरह के सॉलिड मेटालिक सॉलिड कहलाएंगे, बताइए जरा सोच के, बताइए बताइए बताइए। अरे कौन सी बड़ी बात है, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, क्या, ऑल मेटल्स। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले, ये पहला हो गया, दूसरा क्या था हमारा, याद आ रहा है दूसरा क्या था, दूसरा था कोवैलेंट सॉलिड। तो बताइए कोवैलेंट सॉलिड के बारे में थोड़ा सोचिए सोचिए। अरे देखिए, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड से जो बना हो कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, तो भाई ऑब्वियसली नॉन मेटल्स के बीच। तो चलिए हम लोग समझते हैं दूसरे वाले पार्ट को। दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड का दूसरा नाम हमने क्या बताया था आपको, नेटवर्क सॉलिड भी इसको कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड। अभी हम लोग देखते हैं क्यों इसको कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका भी हम लोग फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो हम लोग देखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फटाफट लिख रहे हैं क्योंकि ये सब बस उसी तरह से हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए, कोवैलेंट सॉलिड्स के लिए क्या होगा भाई, खुद से सोच के बता दीजिए। हाँ बताइए बताइए। इसके लिए भी एटम्स होंगे, लेकिन किसके, तो एटम ऑफ नॉन मेटल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, मेरी इंग्लिश वैसे ही है, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए, बातों को सुनिए, क्लियर होगा। दूसरा क्या था, फोर्स, यही ना था, तो हम लोग इसको लिखते थे इंटर पार्टिकुलर फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स, IPF, गुड। और ये क्या होगा इसमें, तो भाई देखिए कोवैलेंट कंपाउंड्स है, कोवैलेंट सॉलिड है, तो बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड। बातें समझ में आ रही हैं, एकदम क्लियर, कुछ है ही नहीं समझने के लिए, आ ही रही होंगी। तीसरा पॉइंट अगर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखिए इनका भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्यों होता है ऐसा, तो इनको हम समझाते हैं आपको कि आखिर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्यों होता है। उसके पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं, मिस कर जाता है हम बार बार, कंडक्टेंस वाली बातें एक ही बार लिख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। कंडक्टेंस, बताइए ये कंडक्टर या बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, क्या क्या क्या, तो ये इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब समझ गए, बैड कंडक्टर। अब कहिए कि सर कैसे, 1 मिनट बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझाते हैं, टेंशन नहीं। देखिए 4 पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया,
ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा एक और पॉइंट जो था उसको ऐड कर लेते हैं, लास्ट में सबको समझा देंगे। तो इस ये भी हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल, ठीक है ना, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इन पॉइंट्स को हम समझाते हैं। इस 2 पॉइंट्स को हमको समझाना है, बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्टेंस वाले पॉइंट्स को हम समझाते हैं। नोट कीजिए फटाफट, नोट कर लिए? हाँ, यहीं पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख लीजिए, बाद में हम लोग कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ समझना रह जाएगा। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए डायमंड। क्या सर, थोड़ा ठीक से लिखिए। अरे भाई जैसे लिख पा रहे हैं फिलहाल लिख लीजिए ग्रेफाइट। बोल तो रहा है ना, अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है मेरा लिखने का तो कम से कम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अभी मजा आने वाला है यहाँ पे। और सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन, इसको यहाँ से हटा दीजिए, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। ग्रेफाइट, सिलिका एंड सिलिकॉन कार्बाइड, बहुत सारा है ETC। इतना ही पे हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक है? ठीक है ना, समझ में आया? नोट कीजिए फटाफट और आगे हम समझाते हैं इन चीजों को। हो गया? चलिए 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 फटाफट इसको समझ लेते हैं, इसके बाद 2 और रह जाएगा। बहुत बढ़िया, बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? क्योंकि सर अभी तक तो आप ऐसा कुछ बता ही नहीं रहे हैं जिससे कि गर्दा मच जाए, आग लग जाए, कुछ नहीं। अभी तक तो आज के क्लास में ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। सही बात है, आज के क्लास में ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं, होगा। एक तो पॉइंट हुआ मेटालिक सॉलिड में कि 2 तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक वो पॉइंट हुआ जिससे कि गर्दा या आग लग सकता है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। नेटवर्क सॉलिड में ही कुछ समझ में आएगा। चलिए, हमने क्या कहा, नेटवर्क सॉलिड्स हार्ड होते हैं। हाँ, हार्ड होते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और उसके पहले हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। पहला हमने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि डायमंड को ले लीजिए, डायमंड। चलिए जरा डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। डायमंड का और क्यों इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ फिर कार्बन, कार्बन के साथ। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी, 11th में पढ़े हुए हैं आप लोग। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। तो जो भी कार्बन होगा वो हमेशा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अब ये भी जुड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ा ना है। ये भी इसके साथ 3 और इसके साथ भी 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 3 और, मतलब ऐसे ही जुड़े हुए। तो क्या ये आपको देखने में नेटवर्क टाइप का, जाल टाइप का लग रहा है? एकदम लग रहा है। तो इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। पहला बात क्लियर हो गया, नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं। दूसरा हमने क्या कहा, ये हार्ड होते हैं। भाई हार्ड तो होगा ही चारों तरफ से, आपको तो पता है ना। डायमंड अभी तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। इनफैक्ट कि लोहा तक को काटने के लिए आजकल जो लोहा के कटर जो आता है ना, कटर जिसमें ब्लेड लगा रहता है, जिससे ब्लेड से काटते हैं, तो आयरन को भी काटने के लिए जो कटर यूज कर रहे हैं हम लोग, उस कटर पे डायमंड्स का ही ये होता है। क्या, डायमंड का कुछ पॉलिश टाइप का होता है जिससे कि वो मेटल्स को, इनफैक्ट आयरन वगैरह सबको कट कर देता है। तो इसलिए हार्ड है। हार्ड होने का रीजन भी दिख रहा है कि हर कार्बन कंप्लीटली फुलफिल्ड। गुड। यहां से एक और चीज, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। और देखिए चारों का चारों पैक, तो कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये इंसुलेटर। सारी कहानी समझ में आ गई। नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं, इंसुलेटर क्यों कहते हैं, यहां से क्लियर हो गया। हार्ड क्यों होता है ये भी यहां से क्लियर हो गया।
तो चलिए हाँ, एक दो चीजें और यहां से क्लियर कर लेते हैं, आप देख लीजिए। ऐसे तो कोई, देखिए ये जो कार्बन है इसका, एक किसी कार्बन को पकड़ लिए तो सेंटर वाले इसी को हम पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लिए हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, इस कार्बन के साथ इंटरेक्शन है तो कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है ये कार्बन इसके लिए। अगर हम लिखें कि 1/4 पार्ट, तो कोई आपको दिक्कत? भाई इंक कहाँ गया? तो हम लोग देखते हैं कि इस सेंट्रल एटम को, अगर बीच वाले एटम को पकड़ लिया तो इस कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4, इस कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन इसमें 1/4, इसका 1/4 और इसका भी 1/4। तो टोटल एक सिंपलेस्ट यूनिट को पकड़ लिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए कार्बन 1/4 1/4 1/4 1/4, तो क्या हो गया? C, और बीच वाला एक C, तो क्या इसको C2 लिख दें? समझ में आया नहीं यार? फिर से देख समझते हैं। C बीच वाला, और इस C का 1/4 पार्ट, इस C का 1/4 पार्ट, इस C का 1/4 पार्ट और इस C का 1/4 पार्ट, मतलब हर एक कार्बन का 1/4 पार्ट और बीच वाला एक कार्बन कंप्लीट। तो इसका फॉर्मूला C2 हो गया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला किसका? डायमंड का C2 हो गया। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की हम बात कर लें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, तो कुछ नहीं, क्या कहें? C2 के साथ N लगा दीजिए। क्लियर? तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, इसीलिए डायमंड बैड कंडक्टर है। रीजन आप समझ ही गए, बैड कंडक्टर है मतलब इंसुलेटर है, और ये हार्ड होता है। दोनों का रीजन आप यहां से क्लियर समझ गए, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं और आगे भी कुछ नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क सॉलिड्स में और भी एग्जाम्पल जो हम लोगों ने दिया है उनको भी समझ ही लेते हैं। देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, वेरी गुड, उसी को समझ लेते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन लिखिए, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है क्या? अभी हमने बात किया ग्रेफाइट। हाँ, डायमंड का स्ट्रक्चर भैया 3D होता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट आपको पता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही भाई बंधु है, मतलब कार्बन से ही बना है, मतलब कार्बन का ही एलोट्रोप है। मतलब डायमंड, ग्रेफाइट और एक और होता है फुल्लेरिन, लेकिन खैर उससे हमको मतलब नहीं है फिलहाल। तो ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। जरा देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से है, मतलब सारे कार्बन कार्बन कार्बन, तो एक कार्बन दो बॉन्ड, और इसके बाद एक लेयर हुआ, और दूसरा लेयर भी फिर मान लीजिए कि कुछ यहाँ है ऐसा, ये दूसरा लेयर है, और ये जो दोनों लेयर है ना, और इन दोनों के बीच वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एक दूसरे में, एक लेयर दूसरे लेयर से वंडरवाल फोर्स से एक दूसरे में वंडरवाल फोर्स के कारण अटैच रहते हैं एक दूसरे से। एक लेयर दूसरे लेयर से अटैच क्यों रहता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अटैच रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन है कि अभी तक हमने देखा कि सारे के सारे जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये ग्रेफाइट जो होता है ये सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि देखिए एक लेयर और दूसरे लेयर, दोनों लेयर के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है? वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से बना हुआ बॉन्ड है। और आपको पता है कि वंडरवाल फोर्स से बना हुआ बॉन्ड जो होता है बहुत ही वीक होता है। तो वीक है मतलब तुरंत टूट जाएगा तो सॉफ्ट है। और उधर क्या था? नेटवर्क सॉलिड में, डायमंड में नेटवर्किंग में था, और बॉन्ड जो थे कोवैलेंट बॉन्ड थे। तो कोवैलेंट बॉन्ड आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन व्हाट? वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस कारण से ये सॉफ्ट होता है। चेक
एक्चुअली होता क्या है, देखिए आप पेंसिल देखे ना, पेंसिल से हम लोग लिखते हैं पेपर पे, तो है क्या, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, तो लिखते हैं तो एक लेयर उतर गया, एक लेयर हट गया वहां से, बिकॉज बॉन्डिंग जो उनके बीच में है बहुत ही वीक बॉन्ड है, ठीक है, तो इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं, सॉफ्ट होता है। हाँ, इसके सॉफ्ट नेचर का बहुत फायदा भी है, बहुत यूज भी है। देखिए जो हेवी मशीनरीज होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स का वर्किंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो होगा क्या कि लुब्रिकेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप वाटर मिक्स लुब्रिकेंट्स यूज कीजिएगा वहाँ पे, या ऐसा कहिए कि जो लुब्रिकेंट्स जनरली मार्केट में है उसको यूज करेंगे हम लोग, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो क्या होगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो काम ही नहीं करेगा। और इसका ये जो ग्रेफाइट है, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और ये सॉफ्ट हैं तो ये लुब्रिकेंट का काम करते हैं। उस हैवी मशीनरीज में जो हाई टेम्परेचर पे काम करता है, वहाँ एज ए लुब्रिकेंट भी इनको यूज किया जाता है ड्यू टू सॉफ्ट नेचर। इनका जो नेचर है सॉफ्ट है, इस कारण से इनको एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं हैवी मशीनरीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है इसका, ठीक है, एक चीज होगा। तीसरी बात, ये नॉन कंडक्टर, मतलब ये इंसुलेटर, आपने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड इंसुलेटर होता है, लेकिन ये कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए, इस कार्बन को अगर पकड़ लीजिए तो 1 2 3, मतलब सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन जो उसके हैं वो क्या है, इंगेज है, तो मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये कंडक्टर होगा। तो कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट सॉलिड्स का जो नेचर होता था कि हार्ड होते हैं, तो ग्रेफाइट एक्सेप्शन है बिकॉज ये सॉफ्ट होता है। उनका नेचर था कि वो नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, तो ये भी यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट सॉलिड है, या इसको कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं, होते हुए भी सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए, तो कोवैलेंट सॉलिड हो गया। अब आगे हम लोग पॉइंट करते हैं, तीसरा सॉलिड कौन सा था हमारा, तीसरा सॉलिड था हमारा आयोनिक सॉलिड। तो देखिए, तीसरे सॉलिड के पास जाने से पहले, तीसरे सॉलिड को पढ़ने से पहले, तीसरे सॉलिड को समझने के पहले, तीसरे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन, देखिए हाँ एक और बात, यहाँ पे जब भी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब सॉलिड मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो तीसरे वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से वही गर्दा मचाते हैं, आग लगाते हैं, कुछ तो करते हैं। तो चलिए करते क्या है, एक टर्म डिफाइन करते हैं एकदम, तो एक टर्म नया डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चौथे वाले या तीसरे वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड पे चलेंगे। लिखिए, पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस कहते किसको हैं, देखिए पक्का आग लगाने वाला टॉपिक है ये जो वर्ड आ रहा है, देखिए समझिए, गर्दा मचाने वाला टॉपिक है। पॉलीमॉर्फस कहते किसको हैं, तो लिखिए, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, crystalline materials that have same chemical composition but different structural, अरे सौरभ सर स्पेलिंग भी नहीं जानते, पहले स्पेलिंग सीख के आइए, बार बार फंस जाते हैं स्पेलिंग में। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स दैट हैव सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स, समझ गए। पॉलीमॉर्फ्स किसको कहते हैं, अरेंजमेंट, ठीक है। वैसे मटेरियल्स, वैसे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जिनके सेम केमिकल कंपोजिशन हो लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो,
तो जरा बताइए, अभी हम लोग जो डिस्कस किए उसमें से कोई ऐसा था ना? कार्बन के 2 एलोट्रोप्स को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। देखिए अब दोनों का क्या है? मटेरियल दैट हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, कार्बन से ही बना है, दोनों का आपने देखा। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होने से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। डिफरेंट कैसे हो गई? क्योंकि ये इंसुलेटर हो गया, और ये कंडक्टर हो गया, ये हार्ड हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, वगैरह वगैरह। तो आप समझ लीजिए पॉलीमॉर्फ्स, जो भी प्रोनाउंसिएट आप करें, मैं पॉलीमॉर्फ्स कहता हूं। और पॉलीमॉर्फ्स उनको कहते हैं जिनका केमिकल, देखिए एक तो पहले क्रिस्टलाइन मटेरियल होने चाहिए और उनका केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है? और आप इसमें के एग्जाम्पल में ग्रेफाइट और डायमंड यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। यहां मेरा एक और क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए SiO2, क्या SiO2, जरा ध्यान से देखिएगा, चलिए बोर्ड पे देखिए, SiO2 से ही, सिलिका से ही क्या क्या बनता है? तो एक क्वार्ट्ज होता है और दूसरा ग्लास, या क्वार्ट्ज ग्लास भी इसको कहते हैं। ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों पॉलीमॉर्फ्स हैं या नहीं है? आपके लिए है, थिंकिंग कीजिए, सोचिए, और डिस्क्रिप्शन के बाद जो कमेंट्स होता है उस सेक्शन में आप इसका आंसर डालिए। क्वेश्चन क्या है? फिर से, क्वार्ट्ज और ग्लास क्या पॉलीमॉर्फ्स हैं या नहीं है? ठीक है? वेरी इजी। और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, और यही जो है, इसी चीज के कारण, इन्हीं सब चीजों के कारण मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, कि गर्दा हो जाएगा। क्योंकि अब बताइए, सोचिए ना, आप पॉलीमॉर्फ्स पढ़ चुके हैं, लेकिन बता दीजिए क्वार्ट्ज और ग्लास क्या पॉलीमॉर्फ्स हैं? तो कैसे नहीं है? तो क्यों नहीं है? दैट्स ऑल। कंसेप्ट आपको मैंने दे चुका हूं, आप उन कंसेप्ट के बेसिस पे बताइए। और ये देखिए, IIT का एडवांस हो या मेंस हो, कोई टफ नहीं होता है, वो टिपिकल एग्जाम्स है।